नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आज अब आप सबको रीतिकालीन रीतिसिद्ध कवि बिहारी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनके काव्य को क्या नाम दिया गया है, उनकी काव्य की विशेषताएं क्या हैं, उनका रीतिकाल में क्या स्थान है। रीतिकाल में एकमात्र कवि जो पूरी रीतियों का ज्ञान होते हुए, काव्य शास्त्र के नियमों का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने अलग से कोई भी पुस्तक या लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, वे रीतिसिद्ध कवि कहलाए। उनके पूरे काव्य को मुक्तक काव्य विचारकों ने कहा है। दोस्तों, मुक्तक काव्य में प्रबंध काव्य की अपेक्षा कथा प्रसंग का अभाव रहता है। प्रत्येक पद्यांश अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है। इसमें शब्दों, छंदों, अलंकारों आदि का चयन बहुत ही सोच समझ के व स्वाभाविक रूप से किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य की विशेषता बताते हुए कहा है कि मुक्तक काव्य फूलों के गुलदस्ते के समान है। बिहारी दास जी का काव्य भी मुक्तक काव्य के अंतर्गत ही आता है और हम चर्चा करेंगे बिहारी की काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहले पॉइंट लिखिए, बिहारी के मुक्तकों की अभिव्यक्ति। बिहारी ने अपने काव्य में समासगत अभिव्यक्ति को अपनाया है। उन्होंने कम शब्दों में अधिक बात कही है और उनकी भाषा शैली में समाहार शक्ति का समावेश है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जनमानस में लोकप्रियता हासिल की। उनकी मुक्तक अभिव्यक्ति देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिगाय, या पाए बोराय जग वह पाए बोराय। अर्थात यमक अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है और इसमें बिहारी दास जी की अभिव्यक्ति मुक्तक के रूप में प्रकट हुई है। उन्होंने कनक अर्थात धतूरा व अनाज दोनों का एक साथ वर्णन किया है कि धतूरे और स्वर्ण का वर्णन एक साथ किया है, जिसमें कनक अर्थात धतूरे में से भी अधिक मादकता या नशा स्वर्ण में होता है, सोने में होते हैं। और धतूरे को तो हासिल करने पर, प्राप्त करने पर पूरा जग बोराया जाता है, लेकिन सोने को तो प्राप्त करने से ही या देखने से ही व्यक्ति या पूरा संसार बोरा जाता है, पगला जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिहारी के मुक्तकों में अभिव्यक्ति का प्रभावी आकर्षण से पूर्ण व स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा हम जो इसका टॉपिक है
वो देखते हैं भाषा की सामासिकता। बिहारी ने अपने भाषा में समासगत शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा का समाहार किया है। उन्होंने कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट किए हैं और भाषा शैली में समास गुण है। इनके शब्दों का चयन गागर में सागर भरना है और इनकी भाषा इतनी प्रभावी है कि रीतिकालीन कवियों में भाषा के प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। भाषा की सामसिकता का एक उदाहरण देखिए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें इस दोहे में कवि ने नायक नायिका की मार्मिक चेष्टाओं का वर्णन किया है और इसमें कवि की भाषा की सामासिकता के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो उदाहरण है वो है लोक व्यवहार का वर्णन। लोक व्यवहार का वर्णन। बिहारी दास जी के काव्य में लोक व्यवहार के गुण भी हैं। उनके दोहों में नीतिगत बातें भी कही गई हैं जो लोक व्यवहार के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे एक लोक व्यवहार का उदाहरण देखिए। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन है दई नई यह रीति। उन्होंने प्रेम की एक नई रीति के बारे में बताया है कि द्रग उर्जत दो व्यक्तियों के या दो प्रेमी प्रेमिकाओं के द्रग आंखें उलझती है। टूटत कुटुंब और उनके कुटुंब भी टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति और उनके हृदयों में प्रीति का वास होता है। लेकिन परति गांठ दुर्जन हुए, इसकी वजह से दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है या वे चिढ़ जाते हैं। दई ने यह रीति और ये प्रेम की ईश्वर ने एक नई रीति की है। इसमें लोक व्यवहार की ओर संकेत किया है, नीतिगत बात कही है। अगली जो विशेषता है बिहारी के काव्य की वो है कल्पना की समाहार शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति। दोस्तों, बिहारी दास जी के काव्य में कल्पना की प्रचुरता मिलती है। कल्पना प्रधान काव्य भी कह सकते हैं। कई उदाहरण कल्पना के आधार पर लिए गए हैं। इनके दोहों में कल्पना की अधिकता भी मिलती है, जिनमें से हम एक उदाहरण देखते हैं। और कल्पना का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखिए। अंग अंग जगमगे दीप सिखासी दे दिया बढ़ाए हू रहे बढ़ो उजारेगे। बिहारी दास जी इसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस नायिका के अंग अंग जगमगाते हैं और उसकी देह दीप शिखा के समान है। दीप शिखा दिए की लो के समान है और दिया बढ़ाए हू रहे। और जिस घर में वो नायिका रहती है उस घर का दिया दीपक बढ़ाने पर भी बुझाने पर भी उस घर में हमेशा बड़ो उजारेगे। उसके घर में दिया बुझाने पर भी निरंतर उजाला ही बना रहता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी दास जी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति का समावेश है। अगला जो टॉपिक है वो है भक्ति भावना। बिहारी दास जी ने अधिकतर श्रृंगार रस को महत्व दिया है, लेकिन लोक व्यवहार और राजाओं के व्यवहार की वजह से उन्होंने अंतिम समय में भक्ति व नीति को भी महत्व दिया। उन्होंने भक्ति भावना के दोहे भी अपने काव्य में शामिल किए हैं। भक्ति भावना का एक उदाहरण देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरत दुत होए। इसमें कवि ने राधा जी से निवेदन किया है कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, और जिनकी परछाई पड़ने से श्याम अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी सांसारिक जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करें। अगला जो उदाहरण है वो है प्रकृति चित्रण। बिहारी दास जी के दोहों में प्रकृति चित्रण को भी महत्व दिया है। नायक नायिका के सुंदर चित्र अंकित करते वक्त उन्होंने प्रकृति का वर्णन भी किया है, जिनमें प्रकृति का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन किया है। उसके अंतर्गत एक उदाहरण देखते हैं प्रकृति चित्रण में। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दारिक दाग निधाग। यहाँ पर बिहारी दास ने ग्रीष्म काल का वर्णन करते हुए, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि जब गर्मी का मौसम आता है तब जिनका अलग अलग स्वभाव है वे जानवर भी कहने के लिए ही एक जगह बसे हुए हैं। जैसे अहि अर्थात सर्प, मयूर, मृग और बाघ, ये चारों के अलग अलग स्वभाव है, लेकिन गर्मी की वजह से वो कहने के लिए ही एक जगह बसे हुए हैं, और वो इसलिए बसे हुए हैं गर्मी के प्रभाव के कारण। तो इसमें प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है, ऋतुओं का वर्णन भी है इसमें। अगला जो उदाहरण है वो है बहुज्ञता। बिहारी दास की एक काव्यगत अन्य विशेषता है बहुज्ञता। बिहारी दास बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको ज्योतिष, खगोल शास्त्र आदि का भी ज्ञान था, और उन्होंने उस ज्ञान का प्रयोग अपने काव्य में भी किया। बिहारी दास के ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का एक उदाहरण देखिए जो उनकी बहुज्ञता को प्रकट करते हैं। जैसे पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। बिहारी दास ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये कहा है कि पत्रा ही तिथि पाइये, कि जो नायिका है उसका मुख पूर्णिमा के चांद के समान आकर्षण से परिपूर्ण है, और उसके आसपास घर में हमेशा उज्ज्वला रहता है, जिसकी वजह से
आसपास के लोगों को भ्रम हो जाता है और वहाँ पर हमेशा ही पूर्णिमा की रोशनी का जैसा प्रकाश रहता है और पत्रा अर्थात पत्रिका देखने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा पूर्णिमा रहती है। अगला जो उदाहरण है अगला जो पॉइंट है बिहारी दास के काव्यगत विशेषताओं में, वो है भाषा। बिहारी दास जी की भाषा सटीक, कसी हुई, वह सजावट से परिपूर्ण है, अलंकारों से युक्त है और उनकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में कहीं कहीं पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि भाषा के शब्द भी मिलते हैं। और बिहारी दास ने अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा का नाम साहित्यिक ब्रज भाषा है और पूरे रीतिकाल में ब्रज भाषा का वर्चस्व रहा। तो बिहारी दास इस ब्रज भाषा के प्रभाव से कैसे बच सकते थे? उन्होंने अपने काव्य बिहारी सतसई में साहित्यिक ब्रज का प्रयोग किया है। अगला जो पॉइंट है वो है रस वर्णन। बिहारी ने अपने काव्य बिहारी सतसई में मूल रूप से श्रृंगार रस को महत्व दिया है और श्रृंगार रस के भेद, संयोग व वियोग का भी अपने काव्य में वर्णन किया है। इसके अलावा बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रमुख जो रस है वो है श्रृंगार रस। आइए श्रृंगार रस का एक उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहनी नटे, देन कहे नट जाए। यहाँ पर कोई गोपी श्री कृष्ण की बातों के रस के लिए उनकी मुरली छुपा लेती है और जब श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं तो उनकी बोहें हंसती है, अर्थात उस नायिका के चेहरे पर हंसी होती है, लेकिन जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो उनकी इस छवि को देखकर वो गोपिका हंसने लगती है और मुरली देने के लिए मना करती है। इस प्रकार ये श्रृंगार रस में संयोग रस का उदाहरण देखिए। अगला जो उदाहरण है वो है छंद योजना। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में काव्य शास्त्र के महत्व को समझते हुए इस काल में बहुत से छंदों का प्रयोग किया है, जैसे कवित, सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि। लेकिन बिहारी दास जी ने प्रमुख रूप से दोहा व सोरठा छंदों का ही अपने काव्य में प्रयोग किया है। दोहा व सोरठा बिहारी दास जी ने अपने काव्य में दोहा व सोरठा का प्रयोग ज़्यादा किया है, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक मुख्य जो छंद है बिहारी दास जी का वो है दोहा। दोहा छंद अधिक प्रयोग किया है। अगला जो पॉइंट है वो है अलंकार योजना। अलंकार योजना में बिहारी के काव्य में अलग अलग अलंकारों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अन्योक्ति आदि अलंकारों का समावेश मिलता है।
और इन्होंने अपने काव्य में दोहे छंद का प्रयोग किया है। अलंकार योजना के अंतर्गत उनके काव्य में बहुत से अलंकारों का प्रयोग मिलता है, जिनमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण देखते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पछन न मार। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अपने दोहे के माध्यम से किसी अन्य राजा को समझाने के लिए ये जयसिंह के लिए लिखा गया है। जब शिवाजी औरंगजेब को पकड़ने के लिए या उनसे युद्ध करने के लिए जयसिंह को भेजते हैं, तो बिहारी दास उनके दरबारी कवि थे। उन्होंने उनको समझाने के लिए कहा है कि ना ही तो आपका इसमें स्वार्थ है, ना ही कोई सुकृत्य है, न इसमें श्रम है, वृथा देख विहंग, और ये सारा कार्य जो औरंगजेब ने आपको सौंपा है व्यर्थ कार्य है। देख विहंग विचार, विहंग अर्थात पक्षी, हे पक्षी वो भी आपके समान ही राजा है। पक्षी यहाँ पर जयसिंह को कहा है, विहंग, विचार कर कोई कार्य करना। बाज पराए पानी परी, और बाज यहाँ पर औरंगजेब के लिए आया है। पराए पानी परी तू पक्षी न मार, कि हे विहंग, हे पक्षी, तू बाज के कहने पर अपने ही समान किसी पक्षी को न मार। इसमें ना ही तो तेरा सुकृत्य है, ना ही कोई तेरा श्रम है, और ना ही तेरा कोई स्वार्थ है। ये व्यर्थ में ही कार्य होगा, इसलिए इसमें अन्योक्ति अलंकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी दास जी के काव्य में बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, बहुत सारे काव्यगत विशेषताएं, भाषा की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति आदि से युक्त है। और बिहारी के काव्य की विशेषता को देखते हुए विचारकों ने कहा है कि, और उनके काव्य सतसई के बारे में कहा है कि सतसैया के दोरा जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनके दोहे देखने में छोटे लगते हैं, 2 लाइन, लेकिन इनका जब भाव प्रकट होता है तो ये बहुत घाव गंभीर, ये बहुत ही तीव्र प्रभाव डालते हैं। प्राचीन काल में नावक अर्थात एक छोटा धनुष होता था और उससे तीखे बाण चलाए जाते थे, और वो देखने में कमान धनुष छोटा लगता था, लेकिन उससे जो तीर निकलता उससे घाव बहुत गंभीर होते थे। वैसे ही बिहारी दास जी के दोहे के बारे में ये बात कही गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।